इश्क वाला। जेहान ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला ही था कि उसका पैर बाहर रखे मैट में अटक जाता है और वो धम से नीचे जा गिरता है और उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। कमरे में अंधेरा होने के कारण वो साफ नहीं देख पाता कि साहित्य के पास इस समय कौन बैठा था, पर जो भी था, जब उसने देखा था कि जेहान उस कमरे में है तो वो जल्दी से बाहर की तरफ भाग गया था। जेहान खुद को संभालता है और खड़ा होता है और कहता है, कौन था वो जो मुझे देखते ही बाहर भाग गया? पर थी तो कोई लड़की ही, कहीं वही लड़की तो नहीं थी जिसके साथ शायद सर शादी करने वाले हैं? पर अगर वो होती तो वो ऐसे क्यों भागती? जेहान इन ख्यालों को खुद से दूर करने के लिए अपना सिर झटक देता है और फिर कहता है, छोड़ो यार, जो कोई भी था, अब मुझे जाना चाहिए। अगर इतना टाइम घर से बाहर रही तो मामी शक करेंगी और अभी माया जी से मिलने के बाद दादी के पास भी तो जाना है। ये सोचकर जानवी वहाँ से जाने लगती है, पर उसकी नज़र साहित्य पर पड़ती है और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो धीरे से चलते हुए उसके पास जाती है और उसके चेहरे को देखते हुए खुद से कहती है, ये आदमी सोते हुए कितना क्यूट लगता है। जानवी अपना एक हाथ आगे बढ़ाती है और अपनी एक उंगली से उसके नाक को छूती है और फिर उसकी आँखों को और फिर कहती है, भगवान जी ने सच में बड़ी फुर्सत से बनाया है इन्हें, बहुत हैंडसम है ये। जानवी जल्दी से खड़ी होती है और कहती है, ये मैं क्या कर रही हूँ? ये सिर्फ मेरे बॉस हैं और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहकर जानवी वहाँ से जाने के लिए मुड़ती है और दरवाजे तक जाकर रुक जाती है और कहती है, इन्हें ऐसे तो छोड़कर नहीं जा सकती, क्या करूं? लगता है आज रात यहीं रुकना पड़ेगा इस खड़ूस के साथ, कल सुबह जल्दी माया जी से मिल लूँगी। ये कहकर जानवी वहीं पास में रखे सोफे पर बैठ जाती है और उसे यूं ही बैठे बैठे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वहीं उस रिसोर्ट के बाहर एक काले रंग की कार खड़ी थी और उस कार के पास एक लड़की खड़ी थी जो जोर से अपना हाथ कार के आगे की ओर मारती है और फिर गुस्से में अपना पैर उस कार के टायर पर मारती है और लगभग चिल्लाते हुए कहती है, आज सिर्फ उस जेहान के कारण मैं साहित्य को पा नहीं सकी। आखिर कैसे वो वहाँ पर आ गया? वो तो अच्छा है कि उसने मुझे देखा नहीं, वरना मैं क्या करती। पर कोई बात नहीं, आज ना सही पर जल्द ही मैं वो मौका फिर से हासिल करूँगी और बहुत जल्द साहित्य मेरा होगा, सिर्फ मेरा। ये कहकर वो लड़की कार में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह साहित्य कसमसाते हुए अपनी आंखों को खोलता है। उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो धीरे से अपनी जगह से उठता है और कहता है, कल रात क्या हुआ था? रागिनी से मिलने के बाद मैं जा रहा था और उसके बाद का मुझे कुछ याद क्यों नहीं। तभी उसकी नज़र सामने के सोफे पर बैठे सो रहे जेहान पर पड़ती है और उसका हाथ अपने सिर के नीचे था और बहुत अजीब तरीके से वो सो रहा था। साहित्य उसे देखते ही कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो चला गया था ना। साहित्य बिस्तर से उठता है और उसके पास जाता है और उसे आवाज़ लगाता है, जेहान उठो, जेहान। पर जेहान टस से मस नहीं होता। वो जैसे सो रहा था वैसे ही सोया रहता है। इसलिए साहित्य उसे एक बार और आवाज़ लगाता है, पर इस बार भी जेहान नहीं उठता। तो वो पास में पड़ा पानी का गिलास उठाता है और उसके मुंह पर दे मारता है और उसके ऐसा करते ही जेहान हड़बड़ा कर उठता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है। और वो इस समय साहित्य के बहुत नज़दीक खड़ा था, क्योंकि साहित्य सोफे के बिल्कुल पास में खड़ा था। साहित्य की नज़रें जेहान पर ही थी, वो उसे ही देख रहा था। पानी के कारण जेहान के आगे के छोटे बाल भीगकर उसकी आंखों को ढक रहे थे और अनजाने में साहित्य अपना हाथ उठाता है और उसके बाल एक और करने लगा ही था कि उसे ध्यान आता है कि वो क्या कर रहा है। इसलिए वो झट से पीछे हट जाता है और इधर उधर देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेहान खुद का चेहरा साफ करते हुए इधर उधर देखने लग जाता है और सारी यादें याद करते हुए खुद से कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा था? फिर उसे ध्यान आता है कि वो यहाँ क्यों था और वो साहित्य से कहता है, वो सर आप सो रहे थे और अकेले थे तो मैं यहाँ ही रुक गया। साहित्य उसे देखता है और कहता है, मैंने कहा था क्या तुम्हें रुकने को? नहीं, जेहान जल्दी से कहता है, तो फिर यहाँ क्यों रुके? चले जाते ना।
मुझे लगा कि शायद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, बस इसीलिए मैं रुक गया था। और फिर कल रात वो लड़की भी तो यहीं पर थी, ऐसे में मैं कैसे जाता? जेहान अपनी सफाई पेश करते हुए कहता है। और उसके ऐसा कहते ही साहित्य उसे अजीब तरीके से देखता है और कहता है, ठीक है, पर आगे से तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर साहित्य बाथरूम में चला जाता है और जेहान खुद से कहता है, मैंने कब इनकी फिक्र की और मैं क्यों इनके बारे में चिंता करूं? जेहान अपना सिर झटक वहां से सीधा नीचे आ जाता है जहां पर साहित्य की कार खड़ी थी, और वो साहित्य के नीचे आने का इंतजार करने लग जाता है। कुछ देर बाद साहित्य वहां आता है और फिर वो दोनों वहां से सीधा ओबरॉय मैंशन जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी कार ओबरॉय मैंशन के अंदर जाकर रुकती है और वहां से निकलते ही साहित्य सीधा अपने कमरे की ओर जाने लगता है और जेहान उसके पीछे, क्योंकि उसे भी माया से मिलना था तो ऊपर के फ्लोर पर तो जाना ही था। जब वो दोनों वहां से जा रहे थे तो उनका ध्यान नहीं था कि कोई उन्हें देख रहा था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अंश था, जो हाथ में कॉफ़ी मग पकड़े सोफे पर आधा टेढ़ा पड़ा हुआ था। उन दोनों को देखते ही अंश कहता है, ये भाई तो कल किसी लड़की से मिलने गए थे ना, तो फिर ये इस जेहान के साथ क्यों वापस आ रहे हैं? भाई की हालत देखकर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। कहीं इन दोनों ने कल रात, मुझे ना मेरे भाई के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। अब तो लगता है कि मैं कभी चाचू बन ही नहीं पाऊंगा। ये बात दादू तक पहुंचानी तो बहुत ज़रूरी है। ये कहकर अंश वहां से उठता है और दादाजी के कमरे की ओर चला जाता है, पर दादाजी वहां पर नहीं थे, इसलिए अंश बाहर आ जाता है और एक सर्वेंट को अपने पास बुलाता है और उनसे पूछता है, तुमने दादू को देखा? नहीं छोटे बाबा, वो सर्वेंट अंश से कहता है। तो अंश अपना सिर हिला देता है और खुद से कहता है, ये दादू भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, ये नहीं कि अपने पोते पर ध्यान दे लें। इसके बाद अंश साहित्य के कमरे की ओर चल देता है। साहित्य का सिर बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए वो सिर दर्द की दवा ले रहा था कि तभी अंश उसके कमरे में जाता है और उसे दवा लेते हुए देख लेता है और पूछता है, भाई आप ये किस चीज़ की दवा ले रहे हो? साहित्य बिना उसकी ओर देखे कहता है, पेन किलर। उसकी बात सुन अंश मुंह खोले उसे ही देखता रहता है और मन ही मन खुद से कहता है, मेरा शक सही था, ये भाई ना अब बिगड़ गया है, मुझे खुद को इनसे थोड़ा दूर ही रखना होगा। क्या पता मेरे इस हैंडसम से चेहरे को देख इनकी नीयत बिगड़ जाए, ये मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक ही ना छोड़े। अंश फिर साहित्य से थोड़ा दूर होकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आप कल रात घर क्यों नहीं आए? साहित्य उसे देखता है और कहता है, वो कल रात मैं वही रिसोर्ट में सो गया था। क्या आप उस लड़की से मिले? अंश फिर साहित्य से सवाल करता है। साहित्य उसे जवाब देते हुए कहता है, हाँ मिला था। तो फिर क्या आप उससे शादी करने के लिए तैयार हैं? नहीं, उन्हें मैं पसंद नहीं और मुझे वो पसंद नहीं, तो शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर आपको कौन पसंद है? अंश साहित्य को अपनी बातों में उलझाकर उसे सच उगलवाने की कोशिश कर रहा था, पर साहित्य उसे घूर कर देखता है और चिढ़कर कहता है, क्या तुम कब से सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हो? जाओ यहाँ से अपना काम करो। अंश उसे शक भरी निगाहों से देखता है, उसके थोड़ा करीब आकर उसकी शर्ट को सूंघने लग जाता है और वहीं साहित्य उसे ऐसे करता देख सोचता है जैसे वो कोई पागल इंसान हो, और फिर अंश को खुद से दूर करता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? अंश अपनी आंखों को छोटी किए उसे देखता है और कहता है, आपके कपड़ों में जेंट्स परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है? साहित्य को अब सच में लगने लगा था कि उसका ये भाई कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि अपने दिमाग का इतना इस्तेमाल कौन ही कर सकता है भला। साहित्य मन ही मन खुद से कहता है, ये किस बेवकूफ़ को पैदा कर मेरे सिर मर दिया, अब मैं लेडीज़ परफ्यूम थोड़ी लगाऊंगा। साहित्य आगे कुछ कहता और सीधा अलमारी से अपने कपड़े लिए बाथरूम में घुस जाता है और अंश उसे घूरता रहता है। वहीं दूसरी तरफ जानवी माया के कमरे की ओर जा रही थी ताकि उससे बाकी के पैसे ले ले। जब वो माया के कमरे के बाहर खड़ी थी तो उसे उसके कमरे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ जानवी को सुनी हुई लग रही थी। ये जानने के लिए कि अंदर माया के साथ कौन है, वो दरवाज़ा खोलती है। कमरे में माया के बिना कोई भी नहीं था और माया अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। जानवी को देख माया खड़े होते हुए उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेहान उसके पास आता है और कहता है, मैं कल सर को वहाँ ले गया था और वो आपके दोस्त की बेटी से भी मिल लिए थे। तो माया चिढ़कर कहती है, तो क्या, जाओ यहाँ से और आगे से मेरे सामने मत आना, समझे? जेहान थोड़ा परेशान होते हुए कहता है,
पर आपने तो कहा था कि। क्या कहा था मैंने? मुझे तो याद नहीं। अगर अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले ना तो इस मैंशन से धक्के मरवा कर बाहर निकालूंगी, समझे? गेट आउट, माया लगभग चिल्लाते हुए कहती है, और उसके ऐसे चिल्लाने से जेहान थोड़ा डर जाता है और बिना आगे कुछ भी कहे वहाँ से बाहर चला जाता है। जानवी ओबरॉय मैंशन से बाहर निकल अपने घर की ओर चल देती है। बाहर मौसम बहुत खराब था और बारिश भी हो रही थी, और जानवी बिना किसी होश के बारिश में भीगती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी, क्योंकि अब उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे जो बारिश की बूंदों के साथ मिल चुके थे। कुछ ही देर में जानवी घर पहुंच जाती है और घर के पिछले हिस्से की ओर चल देती है, जहां उसका और दादी का कमरा था। घर के सभी सदस्य घर के अंदर थे, इसलिए किसी को भी जानवी के आने का पता नहीं चलता। जानवी अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और उसके साथ लगकर बैठ जाती है और अपने घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लग जाती है और बार ही बार एक ही बात कहती है, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए माँ बाबा, क्यों? आपकी जानवी अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। और फिर इतना कहकर वो ज़ोर से सुबकने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ साहित्य तैयार होकर अपने ऑफिस पहुंच चुका था, और जब वो कैबिन की ओर जाता है तो उसे जेहान का डेस्क खाली मिलता है। साहित्य कुछ पल उस ओर देखने के बाद अपने केबिन में चला जाता है। कुछ देर बाद उसके कैबिन का दरवाज़ा खुलता है और अमन अंदर आता है और कहता है, आपने मुझे बुलाया सर? साहित्य उसे बैठने को कहता है और फिर उससे बात करते हुए कहता है, जेहान को तुम लेकर आए थे ना? अमन को कुछ समझ नहीं आता कि साहित्य अचानक से ये क्यों पूछ रहा है, और वो हाँ में सिर हिला देता है। तो साहित्य आगे कहता है, तो फिर तुम्हें तो पता ही होगा कि आज वो क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर उसे छुट्टी चाहिए थी तो पहले मुझे इन्फॉर्म करना ज़रूरी था। अमन उसकी ओर देखता है और कहता है, मुझे पक्का तो नहीं पता सर, पर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। साहित्य अपनी एक आईब्रो उठाकर उसकी ओर देखता है तो अमन कहता है, सर वो जेहान की दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है, और शायद इसलिए जेहान नहीं आ पाया होगा। साहित्य कुछ सोचता है और फिर कहता है, क्या इसीलिए ही उसे लोन के लिए अप्लाई किया था? अमन हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, जी सर। साहित्य झट से कहता है, कौन से हॉस्पिटल में है वो और किस नाम से? अमन एक दो बार जानवी की दादी से मिलकर आया था और इसीलिए उसे पता था कि वो कौन से हॉस्पिटल में है, और इसीलिए वो कहता है, संजीवनी हॉस्पिटल में, संयता जी। साहित्य हाँ में सिर हिलाता है और उसे जाने को कहता है, और अमन उसके कैबिन से बाहर जाता है और खुद से कहता है, ये सर क्यों इतना पूछ रहे थे? खैर मुझे क्या, इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जानवी अपनी जगह से खड़ी होती है और तैयार होकर घर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। वो अभी बाहर ही आई थी कि सामने से आ रहे निखिल से टकरा जाती है और जल्दी से कहती है, आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। निखिल उससे दूर होते हुए कहता है, इट्स ओके जानवी, मेरा भी ध्यान नहीं था। जानवी कुछ नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है कि निखिल उसे रोककर पूछता है, अब तुम्हारी दादी की तबीयत कैसी है जानवी? जानवी उसकी ओर मुड़ती है और कहती है, पहले से बेहतर है। निखिल मुस्कुराकर कहता है, चलो अच्छी बात है, वैसे तुम कॉलेज नहीं आ रही, क्यों? जानवी उसकी ओर देखती है और कहती है, वो मैंने प्रिंसिपल सर से बात कर ली थी कि दादी की ख़राब तबीयत के कारण मैं कॉलेज नहीं आ पाऊँगी। ओके, तो फिर तुम अपनी स्टडी कहाँ से कर रही हो? निखिल उससे सवाल करते हुए पूछता है तो जानवी कहती है, वो सुहानी मेरी मदद कर देती है। इसके पहले कि निखिल आगे कुछ पूछता, जानवी कहती है, निखिल मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। निखिल हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, अगर तुम कहो तो मैं छोड़ दूँ? नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत करो। इतना कहकर जानवी वहाँ से जाने के लिए निकल जाती है और कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुँच भी जाती है और सबसे पहले वो दादी से मिलने चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर राजेश था जो दादी से ही मिलने आया था। उसे देख जानवी उसके पास आती है और कहती है, मामा जी आप यहाँ पर? राजेश उसकी ओर देखता है और कहता है, हाँ जानवी मैं यहाँ, और माँ जी अभी सो रही हैं तो मैं यहाँ बैठ गया, और तुम कहाँ थी? कल रात घर भी नहीं आई? जानवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से किसी की आवाज़ आती है, वो कल मेरे साथ सो गई थी अंकल। ये कहने वाली सुहानी थी जो अभी अभी वहाँ आई थी।
राजेश हाँ में सिर हिलाते हुए फिर वहाँ से चला जाता है। वहीं जानवी सुहानी से गले मिलती है और कहती है, शुक्र है तू आ गई, वरना मैं क्या कहती मामा जी को। सुहानी उसे देखते हुए कहती है, वो तो ठीक है जानू, पर कल रात तू थी कहाँ? कुछ नहीं, वो बस मैं थोड़ा काम में फंस गई थी, जानवी बात टालते हुए कह देती है। तो सुहानी हाँ में सिर हिलाती है और कुछ देर उससे बातें करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और उसके जाते ही जानवी भी डॉक्टर सुधीर के पास जाती है ताकि उनसे बात कर कुछ दिन और मांग ले।